नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। जितने भी क्वेश्चन है सबको करते हैं अपना डिटेल के साथ। शुरू करते हैं। अपने नंबर काउंट करना, टोटल कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, व्यवर्ण है, अर्थात व्यवर्ण क्या है, तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ या मूर्धन्य या मूर्धा। तो जो हमारा व्यवर्ण है, पहले तो याद रखना ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। व्यवर्ण क्या हमारा अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहला आपका होता है ये, रे, ले और वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बात कर लेते हैं वे। तो वे हमारा क्या होता है, एक तो अर्धस्वर होता है, और जो क्वेश्चन पूछा है हमारे वैसे ये हमारा होता है दंत ओष्ठ होता है। तो वह क्या होता है हमारा दंतोष्ठ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, जो हमारा यह होता है ये भी हमारा अर्धस्वर होता है, और वह भी हमारा अर्धस्वर होता है। जो रे होता है हमारा, ये लुंठित होता है। उसके बाद कंपनजात होता है। लुंठित और कंपनजात किसे बोला गया है, रे को बोला गया है। जबकि लय हमारा पार्श्विक होता है, लय पार्श्विक। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन है, चारों ही अंतस्थ व्यंजन हमारे सघोष हैं, और चारों ही हमारे अल्प प्राण है। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर यह का जो उच्चारण स्थान है तालु, रे का उच्चारण स्थान दंत, ल का उच्चारण स्थान दंत, और बै का उच्चारण स्थान जो दिया गया हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंत ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना अंतस्थ व्यंजन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। देखो अंतस्थ व्यंजन में जो हमारा यह है और जो हमारा वह है, इन्हें अर्धस्वर भी बोला जाता है। अगर पूछे अर्धस्वरों की संख्या तो कहना अर्धस्वर की संख्या 2 होती है। कौन कौन से, यह और वे। अंतस्थ व्यंजन से बनने वाले सभी क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजनों में, उसे क्या कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनकी गणना न स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना, कहते हैं आयुग्भा। उसके बाद आयुग्भा टोटल कितने होते हैं, तो आयुग्भा 2 होते हैं। कौन कौन से हमारे, अनुस्वार और विसर्ग। पहला अनुस्वार, दूसरा आपका विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है, आयुग्भा की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, तो कहना आयुग्भा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई, और संख्या कितनी थी, 2 थी। उसके बाद अन्य जो परिभाषा पूछी जाती है, जो आपको याद रखना, ऐसे वर्ण जो ना तो व्यंजन हो और ना स्वर हो, क्या कहलाते हैं, अयुग्भा। या इस तरह से होता, जो लेखन के आधार पर तो स्वर हो, लेखन के आधार पर स्वर हो, और उच्चारण के आधार पर व्यंजन हो। जो लेखन के आधार पर स्वर हो और उच्चारण के आधार पर व्यंजन हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भी हम आयुग्भा कहते हैं। इस तरह से भी आयुग्भा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो आयुग्भा से बनने वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर रही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आएंगे, जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको देखा जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्न युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से एक लिंग की दृष्टिकोण से शुद्ध है। ठीक है, लिंग से क्वेश्चन है। आपको याद रखना कि लिंग की पहचान किससे होती है, तो लिंग की पहचान हमारी संख्या से होती है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, 2। संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और, सॉरी वो तो वचन हो गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुल्लिंग, ये हमारे संस्कृत में हो जाएंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसमें हो जाएंगे, हमारे हिंदी में हो जाएंगे। यहाँ जो दिया गया है कौन सा, दृष्टि से शुद्ध है। पहला दिया गया है सम्राट, सम्राट जी होता है, गलत दिया गया है पहला। दूसरा वीरांगने, गलत है। गोप, ये भी गलत है। उसके बाद जो दिया गया है सुलोचन और सुलोचना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा गया है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। पहले तो आपको याद रखना कि जितने भी हमारे क्रिया विशेषण होते हैं सभी क्या होते हैं, अभिकारी होते हैं। जितने भी हमारे क्रिया विशेषण है सब क्या है, अभिकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद पूछे जाए, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, काल, रीति, स्थान और परिमाण। इसमें क्या था, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो स्थानवाचक होता है क्योंकि स्थान से एक जगह का पता चलता है, परिमाण होता है जिससे एक नापतोल का पता चलता है, जातिवाचक नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, रीति से एक तौर तरीके का पता चलता है, अन्य क्या बचा आपका, कालवाचक और होता है। तो इसमें जो दे दिया हमारा जातिवाचक, जो हमारा ऑप्शन आंसर भी बनाया सी, इसके स्थान पे क्या होना था, कालवाचक। ठीक है, तो याद रखना कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, इसके स्थान पर कालवाचक सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण हमारा अभिकारी है, आपको याद रखना है। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्न वाक्यों में से क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि बतानी। इसमें हमें क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि बतानी। पहला दिया गया है, प्रदीप तेज लड़का है। कैसा लड़का है, तेज लड़का है। लता बहुत मधुर गाती है। कैसा, बहुत मधुर गाती है। उसका कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। किसका, पापी कंस का वध किया। उसके बाद ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धीरे धीरे खेती वे उससे उसे समय अधिक करने लगा। बाकी ये शुद्ध लिखा है, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें अशुद्ध भी लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दो क्वेश्चन थे क्रिया विशेषण, याद रखना। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है, अर्थात तत्सम शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें तत्सम, स्वर्ण हमारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जबकि कुएं का क्या हो जाएगा हमारा, कुएं का तत्सम हो जाएगा आपका कूप, सूरज का सूर्य, ये कपूत लिखा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा आपका, निम्न में से कपूर शब्द का तत्सम बताना है। तो कपूर शब्द का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्पूर। आसान है, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ टफ होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया गया साखी का मूल तत्सम शब्द बताना है। देखो तत्सम भी कैसा बताना है, बिल्कुल मूल तत्सम। साखी का मूल तत्सम क्या होगा। देखो शिक्षा तो होना नहीं, क्योंकि शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा का तो सीख हो जाएगा। ठीक है, तो सीख होता तो शिक्षा हो जाता, लेकिन यहां जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी हमारा, साक्षी का मूल शब्द क्या हो जाएगा, साखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द पूछा था, साखी का मूल क्या होगा आपका, साक्षी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सींग शब्द का तत्सम चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका तत्सम से है, तो सींग का हमारा जो तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, श्रृंग हो जाएगा सींग का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निमीष शब्द का पर्यायवाची बताना है। किसका, निमीष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो निमीष का पर्यायवाची होता है आपका पलक। ठीक है, और अन्य क्या शब्द होता है आपका, क्षण। तो निमीष शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया, इसमें दिया गया नहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द चुनना है।
नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द चुनना है। अब देखो नाहर किसका पर्यायवाची होता है? नाहर के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, पहला होता है आपका, याद रखना, मृगेंद्र, अन्य में आ जाएगा नरसिंह, पंचमुख, केसी, महावीर, पशुराज, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मृगराज। उसके बाद होता है केहरी, बनराज, शार्दुल, और अन्य आ जाता है आपका व्याघ्र। तो ये किसके पर्यायवाची है नाहर? ये हमारा शेर का पर्यायवाची है। अब देखो यहां पर पूछा था नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची, जो मतलब बिल्कुल उचित होगा, जबकि मैं आपसे बता देता हूं शेर का पर्यायवाची व्याघ्र भी होता है, लेकिन यहां क्या पूछा था? समुचित पर्यायवाची, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो नाहर किसका है? शेर का। अन्य शेर के पर्यायवाची जो लिखे हुए हैं, मृगेंद्र, नरसिंह, पंचमुख, केसी, महावीर, पशुराज, बनराज, मृगराज, ठीक है, शार्दुल, केहरी और व्याघ्र, ये सब किसके पर्यायवाची है? ये हमारे शेर के पर्यायवाची है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्न में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नरक का पर्यायवाची नहीं है। तो नरक के पर्यायवाची पूछे जाते जैसे यमलोक, उसके बाद दुर्गति, यमपुर, ये तीनों हैं। आत्मोत्सर्ग नरक का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ब्लोम शब्द पूछा गया है, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? तो कनिष्ठ का आसान है, बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लोम शब्द जहां बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, कीर्ति का ब्लोम क्या होगा? तो कीर्ति का होगा अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कृपा का ब्लोम है? तो कृपा का जो ब्लोम हो जाएगा हमारा, कृपा का कोप, कोप का कृपा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लोम शब्द दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन भी ब्लोम शब्द से है। क्वेश्चन है आपका करुण, करुण का ब्लोम शब्द हो जाएगा, तो करुण का होता है आपका निष्ठुर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वह बात जो जन साधन, वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है के लिए एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है के लिए एक शब्द बताना है। ऐसी बात जो जन साधारण मतलब बहुत पहले से चली आ रही है, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उसे किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि लोगों की कहानी और कहावतें वो क्या हो जाती है? हमारी लोकोक्ति हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है उसे क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अनेक शब्दों से एक शब्द से क्वेश्चन ये भी अगला, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए, अर्थात ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खग्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे कर रहे थे लगभग तत्सम थे लगातार, अब ब्लोम शब्द, अब आए हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो रटने वाली प्रक्रिया है ये तो अच्छी होनी चाहिए। अगला देखते क्वेश्चन जो दिया गया है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जीवन के लिए एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या होता है? तो ये होता है हमारा एक हिस्से को लेकर कह देंगे खंड काव्य, ठीक है। जीवनी किसी के जीवन पर लिखी जाती है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। अगर खुद लिखेंगे तो आत्मकथा हो जाएगी,
दूसरे लिखेंगे तो जीवनी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। महाकाव्य जो पूरे वंश के बारे में लिखा जाता है वो क्या होता है आपका, महाकाव्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, जीवन के एक अंश को लेकर, एक अंश तो कह देंगे खंड काव्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो भवन गिर गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो जो भवन गिर जाता है उसे बोलते हैं खंडर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा मुहावरे से है। मुहावरा क्या है, निरुत्तर होना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा निरुत्तर होना अर्थात जबान बंद हो जाना, अर्थात कोई उत्तर ना आना। निरुत्तर हो जाने के लिए मुहावरे के लिए उपयुक्त शब्द जबान बंद होना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम कहां होता है। अर्ध सरकारी पत्र से क्वेश्चन आते रहते हैं, आसान क्वेश्चन है। इसमें जो दिया गया है तो इसमें होता है आपका बाईं ओर शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पद नाम कहां पर होता है, तो कहना बाईं ओर शीर्ष में होता है। उसके बाद नेक्स्ट मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। इसे पूछा मनोरथ का संधि विच्छेद। मनोरथ, पहले तो मनोरथ में संधि कौन सी होगी, इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और आंसर हमारा ए हो जाएगा। मन है धन रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ, अर्थात संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन हमारा किससे है, समास से है। ठीक है, क्या पूछा है, जलवायु में कौन सा समास होगा। समास के बारे में पहले आपको याद रखना कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी में समास के भेद, तो हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, अव्ययभाव समास। ये हिंदी के 4 भेद है। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व समास और लास्ट आपका बहुब्रीहि समास। अगर पूछा है हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। ठीक है, अगर नॉर्मल होता समास के भेद तो 6 होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला आपका द्विगु समास और उसके बाद कर्मधारय समास। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए, समास के 6 भेद हो गए। अगर टोटल की बात करेंगे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में समास के भेद, तो बताना हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जलवायु में कौन सा समास होगा, तो जल और वायु और समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास का पूछा जाता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। द्वंद्व समास के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका समाहार तत्पुरुष समास, दूसरा होता है वैकल्पिक तत्पुरुष समास और तीसरा होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखना कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। क्योंकि जो समाहार द्वंद्व समास आता है इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है उसमें या शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो इतरेतर होता है उसमें और शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और द्वंद्व समास की पहचान होती है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आते हैं, या आता है और आते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, लिखा हुआ अन्न जल, अन्न जल द्वंद्व समास है, लेकिन कौन सा द्वंद्व समास है, समाहार। उसके बाद बात कर लेते हैं भला या बुरा,
भला या बुरा। भला या बुरा कौन सा हो जाएगा? वैकल्पिक तत्पुरुष समास। उसके बाद देश और विदेश। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं कि योजक चिन्ह या और अगर और आए तो इतरेतर, या आए तो वैकल्पिक, और योजक चिन्ह आए तो समाहार। ठीक है, यहां क्या था हमारा? जलवायु, ये आएगा जल और वायु, और बनेगा हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास के भेद है कितने हैं? 3 है। उसके बाद बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको याद रखना, पूछा जाता है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के भेद तो होते हैं 6। अगर पूछा है तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, तो उपभेद होते हैं 4। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन आएंगे इन्हें पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक समास से। आप यहां याद रखना इतना जितना दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी से क्वेश्चन है, इसमें हमें शुद्ध शब्द छांटना है। पहला दिया गया है चिन्ह, कृपा, दवाइयां और निर्भर। तो चिन्ह इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। जो चिन्ह हमारा शुद्ध रूप होता है आपको याद रखना है पे हलंत लगा होता है, ये होता है शुद्ध रूप चिन्ह। कृपया क्या होता है? कृपा होता है। दवाइयां जो शुद्ध रूप होगा, दवाइयां चंद्रबिंदी आती है, जबकि निर्भर इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, तो हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आपका निर्भर हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं अब गिव अवे क्वेश्चन की। गिव अवे क्वेश्चन में आपको बताना है कि रूपक अलंकार के भेद, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, रूपक अलंकार से क्वेश्चन है जो आपको गिव अवे में बताना है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में।